क्या मेरी कहानी सुनोगे? मैं एक औरत हूँ, एक ऐसा चेहरा जिसे वक्त और हालात ने बार बार मिटाने की कोशिश की। बंटवारे की आग ने मेरे घर की चौखट जला दी, मेरे सपनों का आंगन उजाड़ दिया और मेरी पहचान तक मुझसे छीन ली। कभी मैं बेटी कहलाई, कभी बहन, कभी किसी की दुल्हन और कभी किसी की कैदी। हर रिश्ते ने मुझे बांधा, हर नाम ने मुझे बदला। पर इन सब के बीच एक सवाल बार बार मेरी रूह को चीरता रहा है। क्या औरत का अपना भी कोई वजूद होता है? क्या उसका जीवन सिर्फ दूसरों के फैसलों से तय होना है? मैं टूटी, मैं बिखरी, पर जिंदा रही, क्योंकि मेरे भीतर अभी भी वो आवाज बची थी जो कहती थी, मैं सिर्फ जिस्म नहीं हूं, मैं आत्मा भी हूं। ये मेरी कहानी है, एक औरत की पुकार जो इतिहास के शोर में दब गई। ये है पिंजर, दर्द, प्रेम और अस्तित्व की तलाश की कहानी। क्या तुम सुनोगे मेरी यह अधूरी दास्तान? पिंजर। 1935। मटमैला दिन था। बोरी के टुकड़े पर बैठी पूरो मटर छील रही थी। उंगलियों में पकड़ी हुई फली को खोलकर जब उसने दानों को मुट्ठी में सरकाना चाहा तो एक सफेद कीड़ा उसके अंगूठे पर उतर आया। जैसे एकाएक कीचड़ भरे गड्ढे में पांव जा पड़ने पर एक सिहरन सी हो उठती है, वैसी ही सिहरन पूरो के सारे बदन में उतर गई। हाथ झटक कर उसने कीड़े को परे फेंक दिया और अपने हाथों को अपने घुटनों में भींच लिया। पूरो के सामने मटर की फलियां, निकाले हुए दाने और खाली छिलके बिखरे पड़े रहे। उसने घुटनों के बीच में से दोनों हाथ निकालकर अपने कलेजे को थाम लिया। लगा सिर से पांव तक उसका बदन मटर की उस फली की तरह है जिसके भीतर मटर के दानों की जगह कोई कीड़ा पनप रहा है। पूरो को अपने अंग अंग से घिन आने लगी। मन चाहा कि वह अपने पेट में पल रहे कीड़े को झटक दे, उसे अपने से दूर कहीं झाड़ दे, ऐसे जैसे कोई चुभे हुए कांटे को नाखूनों में लेकर निकाल देता है, जैसे कोई धसे हुए गोखरू को उखाड़कर फेंक देता है, जैसे कोई चिपटी हुई किलनी को नोचकर अलग कर देता है, जैसे कोई चिपटी हुई जौं को तोड़ फेंकता है। पूरो सामने दीवार की ओर देखने लगी। बीते हुए दिन एक एक करके वहां से गुजर रहे थे। वह गुजरात जिले के एक गांव छत्तोआनी के शाहों की बेटी थी। शाह जिनका साहूकारी का काम कब का बंद हो चुका था, फिर भी वह शाह कहलाए थे। समय के चक्र से शाहों के उस घर का यह हाल हो गया था कि देग और कंडाल जैसे उनके बड़े बड़े बर्तन भी बिक गए। वे बर्तन जिन पर उनके पूर्वजों के नाम खुदे हुए थे। प्रतिदिन की इस जीती जागती ग्लानि से बचने के लिए पूरो के पिता और चाचा अपना गांव छोड़कर सियाम चले गए। वहां उनके दिन सचमुच पलट गए। उन दिनों पूरो बच्ची सी थी और उसकी मां की गोद में एक लड़का था। उजड़े हुए शाहों का यह परिवार फिर अपने गांव छत्तोआनी आया। पूरो के पिता ने अपना गिरवी पड़ा हुआ मकान छुड़वाकर अपने बाप दादों की नाम की लाज रख ली। यद्यपि उसके पिता को नया मकान बनवाने में इससे भी कम पैसे खर्चने पड़ते, पर उसने ब्याज की भी परवाह न की और एक बार दांत भींचकर अपने पूर्वजों के नाम की रक्षा कर ली। अनाज, चारा और अन्य वस्तुओं की ठीक ठीक व्यवस्था करके वह सियाम चले गए, किंतु उनका मकान, उनका नाम उनके पीछे गांव में बसता रहा। अगली बार जब वह अपने गांव लौटे, उस समय पूरो 14 वर्ष की थी। उससे छोटा उसका एक भाई था। उससे छोटी पूरो की ऊपर तले की 3 बहनें थीं और अब पूरो की मां को छठी बार फिर किसी बच्चे की उम्मीद थी। शाहों के उस परिवार ने गांव आकर पहला काम किया कि पास के गांव रत्तोवाल के एक अच्छे खासे खाते पीते घर में पूरो के लिए एक लड़का देखा। पूरो की मां सोचती थी कि जब वह नहा धोकर उठेगी तो बड़े चाव से पूरो का काज करेगी। इस बार वे सोचकर आए थे कि इस भार को उतार कर ही वे लौटेंगे। पूरो की होने वाली ससुराल में उन दिनों 3 दुधारू पशु थे और गांव में उनका मकान अकेला था जिसके ऊपर की पक्की ईंटों की बरसाती बनी हुई थी। मकान के माथे पर उन्होंने ओम लिखवाया हुआ था। लड़का सूरत का अच्छा दिख पड़ता था। पूरो के पिता ने 5 रुपए और गुड़ की भेली देकर लड़का रोक लिया था। उन दिनों गुजरात जिले में अदला बदली के संबंध होते थे। जिस लड़के से पूरो की सगाई हुई, उस लड़के की बहन की सगाई पूरो के भाई के साथ की गई। यद्यपि पूरो का भाई उस समय मुश्किल से 12 बरस का था और उसकी मंगेतर बहुत ही छोटी थी। 2-2 बरस के अंतर से ऊपर तले 3 लड़कियों को जन्म देने के कारण
पूरो की माँ का मन शुद्ध सा हो गया था। अब जबकि उनके दिन फिर गए थे, घर में मन भर खाने को था, जी भर पहनने को था। उसका मन करता था कि उसके फिर एक लड़का हो। इस बार पूरो की माँ ने दूसरा काम यह किया कि विधि माता की पूजा की। गांव की कुछ स्त्रियों ने पूरो के घर के आंगन में गोबर की गुड़िया बनाई। लाल चुनरी के किनारे लगाकर उसे उस गुड़िया के सिर पर उड़ा दिया। 2 माशे सोने की छोटी सी नथ बनवाकर उसकी नाक में डाली और सब ने मिलकर गाया, विधि माता रुस्सी आवे ते मन्नी जावे, विधि माता रुस्सी आवे ते मन्नी जावे। उनके अपने गांव और आसपास के गांव में स्त्रियों को यह विश्वास था कि हर बच्चे के जन्म के समय विधि माता स्वयं आती हैं। यदि विधि माता अपने पति से हंसती खेलती आती हैं तो आकर झटपट लड़की बनाकर चली जाती हैं। उसे अपने पति के पास लौटने की जल्दी होती है। किंतु यदि विधि माता अपने पति से रूठकर आती हैं तो उसे लौटने की कोई जल्दी नहीं होती। वह आकर बहुत समय बैठी रहती हैं और आराम से लड़का बनाती हैं। तो सब स्त्रियों ने मिलकर फिर गाना आरंभ किया, विधि माता रुस्सी आवे ते मन्नी जावे। विधि माता शायद कहीं पास ही सुन रही थीं। उसने उनका कहना मान लिया। 15-16 दिन बाद पूरो की माँ के लड़का हो गया। शाहों के दूर पार के संबंधियों को भी बधाइयां मिलने लगी। चिंताजनक एक बात थी और वह यह थी कि लड़का तेलड़ था। 3 बहनों पर भाई हुआ है। पूरो की माँ को बड़ी चिंता थी। राम करे किसी प्रकार लड़का बच जाए, और बच जाए तो माता पिता को भारी न हो। विधि माता को मनाने वाली स्त्री एक बार फिर इकट्ठी हुई और कांसी के बड़े से थाल के बीच में बड़ा सा छेद करके लड़के को उसमें से आर पार निकाला। साथ में गाती रही, त्रिखला दी धाड़ आई, त्रिखला दी धाड़ आई। 3 लड़कियों के बाद ईश्वर की कृपा से पैदा लड़के के सारे शगुन मनाकर अब सबको विश्वास हो गया कि लड़का बच जाएगा। 15वां वर्ष आरंभ होते होते पूरों के अंगों में एक हुलाड़ सा आ गया। पिछले बरस की सारी कमीजें तंग पड़ने लगी। पूरों ने पास की मंडी से फूलों वाली छींट लाकर नए कुर्ते सिलवाए। कितना सारा अबरक लगाकर चुन्नियां तैयार की। पूरो की सहेलियों ने उसे दूर से उसका मंगेतर रामचंद्र दिखा दिया था। आंखों में उसकी छवि पूरी की पूरी उतर गई थी। उसका ध्यान आते ही पूरो का चेहरा सुर्ख हो जाता था। पूरो बहुत कम बाहर निकलती। पास के गांव वालों का इस गांव में आना जाना बहुत रहता था। उसकी ससुराल के गांव वाले कहीं पूरो को देख न ले। बस जरा दिन ढले, पूरो और उसकी सहेलियां खेतों में घूम फिर आती थी। कई बार पूरो अपने खेतों के पास से गुजरती हुई कच्ची सड़क के आसपास अटक रहती। कभी कोई साग चुनने बैठ जाती, कभी किसी बेरी के पेड़ से लगकर खड़ी हो जाती, बेर गिराती, उन्हें चुनती और सहेलियों को बातों में लगाए रखती। वह सड़क उसकी होने वाली ससुराल को जाती थी। मन ही मन सोचती, यदि उसका मंगेतर आज इधर से गुजर जाए, वह उसे गुजरते हुए एक बार देख ले। पूरो का दिल उस सड़क के किनारे खड़े होते ही धक धक करने लगता। फिर सारी रात पूरो अपने मंगेतर के स्वप्नों में उतर जाती। एक दिन पूरो की नई जूती उसकी एड़ी में बहुत लग रही थी। सहेलियों के साथ चलते चलते वह पीछे रह जाती थी। पूरो और उसकी सहेलियां खेतों में से होकर घर लौट रही थी। सांझ पिघले हुए सिक्कों की तरह चारों ओर बिखर गई थी। लड़कियां खेतों की डोल डोल चलती हुई अब गांव की पगडंडी पर आ गई थी। यह पगडंडी कहीं चौड़ी और खुली खाली भूमि पर होकर जाती थी और कहीं कुछ पेड़ों, पीपलों और झाड़ियों के साथ साथ जैसे उनकी बाह पकड़कर आगे बढ़ती थी। सब लड़कियां आगे पीछे इसी पगडंडी पर चली आ रही थीं। पूरो जरा पीछे रह गई थी। दाएं पांव की एड़ी के पास एक बड़ा सा छाला उभर आया था। पूरो ने तंग जूती दोनों पैरों से उतारकर हाथों में ले ली और पांव तेजी से बढ़ाने लगी। लड़कियां पूरो से कहती थी कि उसका दायां पैर बाएं पैर से भारी था, इसलिए उसके दाहिने पैर में जूती लगती थी। इसी तरह पूरो को दायां हाथ भी बाएं हाथ से भारी था। हाँ जी, चूड़ी पहनते हुए पता चलेगा, कहकर लड़कियां पूरो को छेड़ा करती थीं। पूरो की आंखों के सामने आ जाता, सुच्चे हाथी दांत की लाल चूड़ियां उसके हाथों में पहनाई जा रही हैं। पिछली बड़ी बड़ी खुली खुली चूड़ियां पहनाने के बाद आगे की छोटी चूड़ियां उसके दाएं हाथ में फंस गई हैं। नाई ने तेल से उसके अंगूठे की हड्डी को मला और हाथी दांत की लाल चूड़ी को उसके हाथ में जोर से धकेलने लगा। पूरो को ख्याल आया, कहीं उसकी हाथी दांत की लाल चूड़ी उसके दाहिने हाथ में टूट जाए तो। पूरो के कलेजे को एक धक्का सा लगा। यह शगुन कितना बुरा है।
उसकी शगुन की चूड़ी, उसके सुहाग की चूड़ी उसके हाथों में क्यों टूटे? पूरो ने अपने दाहिने हाथ को तिरस्कार से देखा। भगवान, उसका मंगेतर युग युग जिए, 1000 लाख वर्ष जिए। पूरो के हृदय ने कामना की। फिर पूरो को याद आया, उस गांव में चूड़ा चढ़ाते समय एक लड़की की चूड़ी सचमुच टूट गई थी। पास खड़ी हुई स्त्रियां राम राम कहकर भगवान से उसके पति की कुशल कामना करने लगी थी। फिर सुनार से सोने का एक पतला सा तार टूटी हुई चूड़ी में पुरवाकर उस लड़की को फिर वही चूड़ी पहनाई थी, जैसे उन्होंने उसके पति की टूटी हुई जीवन डोर को फिर से जोड़ दिया हो। पूरो इन्हीं शगुन अपशगुन में फंसी हुई थी कि बाएं हाथ की ओर से पीपल के पीछे से एक व्यक्ति निकलकर पूरो के सामने खड़ा हो गया। पूरो ने जल्दी से देखा, उसके गांव का जवान लड़का रशीद उसके सामने खड़ा था। रशीद की आयु 22-24 वर्ष की होगी। उसकी भरी हुई जवानी मुंह से बोल रही थी। पूरो ने देखा, रशीद की दोनों बड़ी बड़ी आंखें पूरो पर गड़ी हुई हैं। वह कांप उठी। उसकी एक हल्की सी चीख निकली और वह रशीद के पास से बचती हुई भाग खड़ी हुई। पूरो भागती भागती लड़कियों के साथ जा मिली। अब वह अपने घरों के पास पहुंच गई थी। पूरो की सांस ठिकाने न थी। इतना ही भला हुआ कि रशीद ने उसके हाथ न लगाया। रशीद ने उससे कुछ न कहा। अरे, लड़का था या कोई शेर था? सहेलियों ने उसे ठिठोली की, किंतु अभी तक पूरो की जान में जान नहीं आई थी। शेर तो सिर्फ फाड़ कर खा जाता है। कहते हैं कि अगर रीछ को कोई औरत अकेले मिल जाए तो वह उसे मारता नहीं है, उठाकर ले जाता है, अपनी गुफा में ले जाकर उसको अपनी औरत बना लेता है। सहेलियों में से एक ने यह बात सुनाई। पूरो की जान फिर सूखने लगी। हाय, उस कर्मोजली का क्या हाल होगा जिसे रीछ अपनी औरत बना ले? यह सोच सोचकर पूरो का रंग उड़ने लगा। पूरो को फिर रशीद की फैली फैली आंखें याद आ गईं। अब पूरो अपने घर पहुंच गई थी। सहेलियां हंसती बोलती आगे बढ़ गईं। दूसरे दिन जब पूरो और उसकी सहेलियां खेतों में सिंगरे तोड़ रही थीं, जल्दी से पूरो 2 मट्टी सिंगरे पास ही चलते हुए रहट पर धोने ले गई। छोटे छोटे सिंगरों की डंठलें तोड़कर 2-4 सिंगरे पूरो ने अपने मुंह में डाल लिए। तभी उसने देखा कि पास के पेड़ के साथ रशीद खड़ा हुआ है। उसके पैरों में से तो किसी ने जान ही खींच ली। भय उसके होठों पर लिप गया। अजी, डरती क्यों हो? हम तो तुम्हारे चाकर हैं। आज रशीद बोल उठा। उसकी आवाज से शरारत टपक रही थी। पूरो को ऐसा लगा जैसे अभी रशीद रीछ के चौड़े पंजे की तरह उस पर झपट पड़ेगा। उसकी लंबी लंबी उंगलियां रीछ के नाखूनों की तरह उसकी गर्दन के चारों ओर फैल जाएंगी। फिर वह उसे खींचता हुआ ले जाएगा। और फिर इतने में पूरो ने देखा, सामने से 2 किसान चले आ रहे हैं। रशीद उसी तरह खड़ा था। पूरो लाल टमाटरों से भरी हुई क्यारी के ऊपर से छलांग लगाकर जल्दी जल्दी पांव फेंकती सहेलियों से जा मिली। उस दिन पूरो बहुत निढाल सी रही। सारे रास्ते लड़कियों का हाथ पकड़ पकड़ कर चलती रही। परछाइयों से भी कांप जाती, जरा सी खड़खड़ाहट से भी चौंक चौंक उठती। पूरो ने ना तो अपनी माँ को बताया, ना अपने पिता को। उसकी सहेलियां कहती थीं, भला यह भी माँ बाप से कहने की बात है? जवान लड़कियों को रास्ता चलते शौहदे सदा से ही ताकते झांकते आए हैं। जबानी तौर पर कभी उनके गुलाम बनते हैं, कभी अपने आप को उनका चाकर कहते हैं। ऐसी ऊल झलूल बकते ही आते हैं। वे बका करें, भला कोई कुत्तों को भौंकने से डरकर सड़क पर चलना छोड़ देता है? उस दिन उनके गांव में एक 6-7 बरस के लड़के को पागल कुत्ते ने काट खाया। गली मोहल्ले की स्त्रियों ने मिलकर लड़के के घाव पर लाल मिर्चें बांध दी। मिर्चों की तेजी से कुत्ते के दांतों का जहर कट जाता है। पूरो ने जब यह खबर सुनी तो मन में आया कि वह लाल मिर्चें कूट कर रशीद की आंखों में झोंक दे। जितना वह रशीद की आंखों के बारे में सोचती थी, उतना ही उसे जहर चढ़ता था। सहेलियां पूरो की बाहें पकड़कर खींचती थी, पर पूरो को साहस न होता था कि वह खेतों की ओर जाए। और फिर अब पूरो का विवाह भी दिन दिन पास आता जा रहा था। पूरो के पिता ने घी और मैदा इकट्ठा करके घर में धर लिया था। पूरो की माँ ने पीले रेशम से खड़ी हुई लाल फुलकारियों से लकड़ी का सिंदूक भर दिया था। शियाम से लाए हुए रेशमी जोड़ों से उसने दहेज वाला सफेद ट्रंक भी भर दिया था। चुनरियों की छोटी छोटी बांकड़ी चुन चुन कर उसके पौरवे दुखने लगे थे। पिछली ओर का भीतर वाला कमरा, जहां उसने पूरो के दहेज के लिए पीतल के पूरे 51 बर्तन जोड़े थे, झमाझम कर रहा था। उन दिनों देहातों में क्रोशिया के काम का बड़ा चलन था।
पूरो ने क्रोशिये से बनाए हुए फूल जोड़ जोड़ कर पलंग की पूरी चादर बनाई थी। दसूती के तार गिन गिन कर उसने फूल काटने सीखे थे। अपने हाथ से अपने दहेज के लिए डलिया और मोड़े बनवाए थे। एक दिन पालक के नरम नरम पत्तों को तोड़कर पूरो ने साग काटा। पूरो की माँ सुतली से बने हुए पीढ़े पर बैठी अपने लड़के को दूध पिला रही थी। पूरो ने मिट्टी की हंडिया को बांध के छोटे से गुच्छे से अच्छी तरह मांजा। फिर साग को पानी से दोबारा धोकर उसमें चने की दाल मिलाकर हंडिया के भर दिया। हारे की मीठी मीठी आग पर दूध कर रहा था। पूरो ने चूल्हे में 2-4 छिपटियां लगाकर साग चढ़ा दिया। पूरो का विवाह अब बिल्कुल पास आ गया था। माँ को प्रतीक्षा थी कि कौन जाने आज या कल पूरो की ससुराल से कोई नाप लेने ही आ जावे। पूरो कितनी सुंदर सयानी लड़की है। रोटी टुकड़ा तो वह आंगन में इधर से उधर चलते फिरते ही कर लेती है। पूरो की सहेलियां कहती थी कि पूरो को जवानी भी तो भर के चढ़ी है। पूरो के गोरे मुख पर आंख ठहरती न थी। माँ ने एक चाहत भरी दृष्टि से पूरो की ओर देखा। शायद वह सोचती थी कि पूरो अब ससुराल चली जाएगी। पूरो के मायके का घर भाएं भाएं करेगा। पूरो अपनी माँ का दाहिना हाथ थी। माँ की आंखों में आंसू भर आए। बैठी बैठी पूरो की माँ गाने लगी। लावी ते लावी नी कलेजे दे नाल माए, दसी ते दसी एक बात नी, बाता दे लंबिया नी धिया क्यों जमिया नी, अज विछोड़े वाली रात नी। माँ का मन भर आया। पूरो चौके के छोटे छोटे काम निपटाती हुई माँ की आवाज सुन रही थी। पूरो के दिल में बिछोड़े की एक हौल सी उठी। पूरो दौड़ी दौड़ी आकर माँ के गले से लिपट गई। माँ बेटी दोनों रो पड़ी। हर लड़की का यौवन उसे अपनी माँ से अलग कर देता है। माँ ने जी कड़ा किया। बेटी के कंधे को चूमकर प्यार किया। संध्या उनके आंगन में भी उतर आई थी। माँ को याद आया कि दूसरी साग भाजी घर में नहीं थी। कौन जाने पूरो की ससुराल से कोई आता हो। उसने कहा कि छोटी बहन की उंगली पकड़कर पास के खेतों में से 4 भिंडियां ही तोड़ ला और चावलों की एक मुट्ठी और गुड़ की भेली डालकर मीठे चावल भी चढ़ा दे। पूरो का दिल भी आज भर भर आता था। उसने अपनी छोटी बहन को साथ लिया और बाहर चली गई। भिंडियां तोड़ी, 2-4 सींगरे तोड़े और उल्टे पांव छोटी बहन को साथ लेकर घर की ओर चली। लौटते समय पूरो सोच रही थी और भरे हुए मन में आ रहा था कि अब वह माँ से अलग हो जाएगी, अपनी बहनों से बिछुड़ जाएगी, अपने नन्हे से भाई से दूर चली जाएगी। वज्र के प्रहार सा पूरो को एकाएक ख्याल आया, यदि यहाँ रशीद मिल जाए तो। और वह पांव उठाकर चलने लगी। पूरो दौड़ क्यों रही है? पूरो की छोटी बहन की सांस उखड़ रही थी। पूरो के पीछे की ओर से एक घोड़ी दौड़ती हुई आई। वह अभी पगडंडी से हट भी न पाई थी कि न जाने घोड़ी या घुड़सवार कौन पूरो के दाहिने कंधे से टकरा गया। पूरो गिरने ही लगी थी कि किसी ने उसे कंधे से पकड़कर घोड़ी के ऊपर डाल लिया। पूरो की चीखें उड़ती हुई घोड़ी के साथ पल पल दूर होती चली गईं। उसकी बहन खड़ी कांपती रह गई। न जाने वह घोड़ी कहां से आई थी, उसका सवार कौन था, घोड़ी कितनी ही देर तक दौड़ती रही। पूरो तो अचेत थी। पूरो को जब होश आया, वह एक कमरे में चारपाई पर पड़ी थी। चारों ओर दीवारें थीं, सामने एक बंद दरवाजा। सब कुछ याद आ गया। उसने दीवारों से अपना सिर दे दे कर मारा, फिर दरवाजे से सिर दे दे कर मारा। हार थक के पूरो चारपाई पर आ पड़ी। फिर वह अचेत हो गई। जब होश आया, कोई सिर पर गरम घी मल रहा था। पूरो ने एक बार सोचा शायद उसकी माँ उसके सिरहाने बैठी हुई है। पूरो को बहुत तेज बुखार था। ओ माँ, पूरो के होठों से निकला, मेरी गलती माफ कर। और एक बार होश में आ पूरो, किसी ने सिरहाने की ओर से कहा। ज्वर से जलती हुई पूरो ने सिर उठाकर देखा। रशीद उसके सिरहाने बैठा था। पूरो की एक चीख निकली और वह मूर्छित हो गई। उसे लगा काली खाल वाला एक रीछ उसके बालों पर अपने पंजे फेर रहा है। वह एक बड़ी गुफा में पड़ी हुई है और सिकुड़ती जा रही है। रीछ फैलता जा रहा है। रीछ ने अपनी बालों वाली बाहों में पूरो को लपेट लिया है। पूरो ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, कोई इसके पैरों के तलवे मल रहा था। फिर किसी ने उसके कंधों को दबाया और फिर किसी ने उसके मुंह में चुल्लू भर पानी भर डाला। रीछ की गुफा या रशीद का घर? पूरो के सिर में चक्कर आ रहे थे। पूरो को अपनी माँ, अपना गांव, सब कुछ याद था, पर लगता था कि उस गुफा में पड़े पड़े उसे कई वर्ष हो गए हैं। रशीद की सूरत देखने की उसे आदत हो गई थी।
न रशीद ने उससे कभी कुछ कहा था, न उसने रशीद को बुलाया। नीम सूरज सी पूरो के मुंह में रशीद गर्म किया हुआ गुड़ और घी चमचे से डाल देता था। कभी कुछ पूरो के गले के नीचे उतरता था, कभी पूरो थूक देती थी। फिर पूरो ने साहस करके दीवार के साथ पीठ लगाई और चारपाई पर बैठ गई। मैं कहाँ हूं? पूरो ने पूछा। मेरे पास। रशीद चारपाई के सामने एक स्टूल पर बैठा था। रशीद का चेहरा झुका हुआ था। आज उसकी आंखें फट फट कर पूरो के चेहरे पर नहीं पड़ रही थी। तू मुझे यहाँ क्यों लाया है? पूरो को पूछने का साहस हुआ। फिर कभी बताऊंगा, रशीद ने इतना ही कहा और उठकर बाहर चला गया। पूरो गुमसुम सी चारपाई पर पड़ी रही। इस समय कमरे का दरवाजा खुला था। पूरो ने देखा बाहर एक छोटा सा लान है, दालान के साथ ही एक छोटी सी दौड़ी है और फिर बाहर का दरवाजा। पूरो कांपते कांपते उठी, चारों ओर दीवारों को देखा। वह डर रही थी, अभी इन दीवारों में से कोई निकल आएगा, उसकी बाहें पकड़कर चारपाई पर डाल देगा। किंतु दीवारों में से कोई न निकला। पूरो बाहर के दालान में आ गई। आंगन के एक कोने में चूल्हे में आग बुझी हुई थी। पास ही एक हांडी और तवा परात बिखरे पड़े थे। पानी का एक घड़ा भरा हुआ एक कोने में पड़ा था, पर कोई आदमी कहीं नजर नहीं आता था। पूरो कांपते पैरों से दौड़ी में आई, फिर बाहर के दरवाजे के पास आई, फिर पीछे मुड़कर कोठड़ी की ओर देखा, फिर दरवाजे के पास हो गई। पर मकान का दरवाजा पूरो की किस्मत सा बंद पड़ा था। उसने बंद दरवाजे के साथ अपना सिर लगा दिया, पर दरवाजे को न पूरो के झुके हुए सिर पर तरस आया, न मुरझाए हुए चेहरे पर, न भीगी हुई आंखों पर। पल्ले से मुंह पहुंचकर पूरो दरवाजे से लौट आई। घड़े में से पानी का एक चुल्लू भरकर पूरो ने अपनी आंखों पर डाला। फिर पूरो के मन में आया कि वह दरवाजा पीटकर देखे, शायद कोई अड़ोसी पड़ोसी या रास्ता चलता उसकी आवाज सुन ले। पूरो ने आंगन की कच्ची ऊंची दीवारों की ओर देखा, फिर एक बार साहस जुटाकर दरवाजे को जोर से पीटने लगी। पूरो ने दरवाजों की दराजों के बीच से देखा। बाहर खुला मैदान था, कोई मकान, कोठड़ी दिखाई नहीं देती थी। वह सोच सोच कर थक गई। न जाने वह किस जंगल में थी। वह दरवाजे के पास ही खड़ी थी कि बाहर से दरवाजा खुला। रशीद ने भीतर आकर दरवाजा बंद कर लिया और ताला लगा दिया। पूरो वहीं की वहीं बैठ गई। पूरो, क्यों व्यर्थ में हवा से टक्करें मारती है? भीतर चल, कुछ अपने मुंह में डाल, तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। रशीद ने खड़े खड़े कहा। न उसने पूरो का हाथ पकड़कर उसे उठाया, न उसकी ओर आंख फाड़ फाड़ कर देखा। मुझ पर रहम कर रशीद, मुझे घर छोड़ा। पूरो उसके पैरों पर गिर पड़ी। इस बार रशीद ने पूरो को अपनी जवान बाहों में उठा लिया और गठड़ी सी पूरो को कसकर अपनी छाती से लगा लिया। मेरे दिल की आग कौन बुझाएगा? रशीद ने हाथ पांव मारती हुई पूरो को अपनी बाहों में कसे रखा। वह दिन भी बीत गया, रात भी बीत गई। रशीद ने उससे फिर कुछ नहीं कहा। दरवाजा उसी तरह बंद था। रशीद पहरे पर था। रशीद उस घर से बाहर भी जाता, घंटा 2 घंटा लगा आता, पूरो कैद रहती। फिर तारों की छां में पूरो का हाथ पकड़कर रशीद उसे घर से बाहर ले जाने लगा। पूरो ने देखा उस घर के सिवा उस लंबे चौड़े मैदान में और कोई घर नहीं था। रशीद के इस मकान के पास बहुत दूर तक फैला हुआ एक बाग था। शायद यह घर बाग के मालियों का हो। बाग में माली अवश्य होंगे, पर पूरो ने उन्हें कभी देखा न था, न उनकी आवाज सुनी थी। न तो पूरो के दिन ही बीतते थे, न उसकी रातें ही काटे कटती थी। पूरो को केवल यही संतोष था कि रशीद ने उसे कोई बुरी भली बात नहीं कही थी। पूरो की मर्यादा अभी तक बची हुई थी। यह और बात थी कि रशीद पर न पूरो की मिन्नत का असर होता था, न ही पूरो की गालियों का। पूरो के अपने अनुमान के अनुसार उसे कैद हुए पूरे 15 दिन हो गए थे। एक दिन रशीद ने लाल रेशम का एक जोड़ा पूरो के सामने लाकर रखा। इससे पहले भी रशीद ने पूरो को बदलने के लिए 2 जोड़ी सूती कपड़ों के लाकर दिए थे, पर इस बार रशीद ने लाल रेशम का जोड़ा पूरो के आगे रखते हुए कहा, कल सवेरे नहा धोकर तैयार हो जाना, मौलवी आकर हमारा निकाह पढ़ा देगा। पूरो का दिल धक से रह गया। जो अब तक नहीं हुआ, क्या अब होकर ही रहेगा? उस दिन पूरो फिर रशीद के पैरों पर गिर पड़ी। पूरो, होना हवाना कुछ नहीं, व्यर्थ मेरे सिर पर गुनाहों का बोझ न लाद। कसम है अल्लाह पाक की, मुझसे तेरा यह रोना देखा नहीं जाता। रशीद ने दूसरी ओर देखते हुए कहा,
पूरो की समझ में न आता था कि रशीद यदि ऐसा ही मेहरबान था तो उसने उसके सिर पर मुसीबत का यह पहाड़ क्यों डाल दिया। तुझे अपने अल्लाह की कसम है रशीद, सच सच बता, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। पूरो, तेरा मेरा संबंध कोई पिछला लेना देना ही है। अब तुझे इन बातों से क्या मिलेगा। जो हो गया सो हो गया, मैं तुझे सारी उम्र तकलीफ ना होने दूंगा। पूरो हैरान थी, परेशान थी। यह कैसा आदमी है। पूरो हमारे शेखों के घराने में और तुम्हारे शाहों के घराने में दादा परदादा के समय से बैर चला आ रहा है। तेरे दादा ने 500 रुपए में गिरवी रखे हुए मकान पर ब्याज दर ब्याज लगाया था और कुर्की कराकर शेखों के घराने को घर से बेघर किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके मुंशियों कारिंदों ने हमारे घर की औरतों को बोल कहे और मेरे दादा की बड़ी लड़की को तेरे दादा के बड़े लड़के ने जबरदस्ती 3 रात घर में रखा। मेरे दादा के देखते देखते यह सब हुआ, पर उस समय शेखों का घराना पेरे हुए गन्ने की भांति था। सब खून के आंसू पीकर रह गए, पर मेरे दादा ने मेरे चाचा ताऊओं को और मेरे पिता को कुरान उठवाकर कस्में दिलवाई थी कि वे इसका बदला लेकर ही रहेंगे। उसकी अगली पीढ़ी के समय बात सो गई। अब जब तेरा काज इसी गांव में रचा जाने लगा, मेरे चाचा ताऊओं के लहू में पुराना बदला खोलने लगा। उन्होंने मुझे कस्में दिलाई, मेरे लहू को ललकारा और मुझसे कॉल कराए कि मैं शाहों की लड़की को ब्याह से पहले किसी भी दिन उठा ले जाऊं। रशीद चुप हो गया। पूरो धैर्य से अपनी किस्मत की कहानी सुनती रही। पूरो, पहले ही दिन जब मैंने तुझे देखा, खुदा गवाह है, मुझे तुझसे इश्क हो गया। एक तो मेरी मोहब्बत का जोर, दूसरे मेरी पीठ पर रखा शेख घराना। मैं तुझे ले आया हूं, पर मुझसे कसम ले, मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता, रशीद ने कहा। पूरो ने दोनों हाथों में अपना सिर थाम लिया। तेरी बुआ को मेरे ताऊ ने उठा लिया, पर रशीद, इसमें मेरा क्या दोष। हाय, मैं कहीं की ना रही। पूरो का मुंह आंसुओं से भीग गया। यही तो मैं कहता था, पर मेरे चाचा मुझ पर फिटकार बरसाते थे। तो रशीद, उनके उकसाने से तूने मुझे मार डाला, पूरो ने रोते रोते कहा। पूरो, मैं सारी उम्र तेरे आगे दुनिया की नेमतें ला ला कर रखूंगा, रशीद ने भरे हुए गले से कहा। मैं तेरे ताऊ की तरह नहीं करूंगा कि 3 रातों के बाद बेचारी औरत को धक्का दे दूं। रशीद, एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दे। पूरो को कहने के लिए यह मिला। ओ नेक वक्त, अब उस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। उनकी बिरादरी का कौन हिंदू फिर शाहों के घर का पानी पिएगा। तू मेरे घर में पूरे 15 दिन रह चुकी है, पर मैंने तो सिर्फ तेरे घर का अन्न पानी मुंह में लगाया है। मैं पूरो आगे कुछ न कह सकी, पर जो कुछ पूरो कहना चाहती थी उसे रशीद समझ गया। इस बात को कौन मानेगा पूरो, यह तो मेरी शराफत है कि पहले मैं तेरे साथ निकाह पढ़वाऊंगा। रशीद ने नरम आंखों से पूरो की ओर देखा। पूरो की आंखों के सामने उसका मंगेतर आ गया। अभी पूरो के तेल चढ़ना था, पूरो ने माइयां पढ़ना था, पूरो के हल्दी का उपटन मला जाना था, पूरो को सच्चे हाथी दांत का लाल चूड़ा चढ़ना था, पूरो को कौड़ियों वाले कलीरे छनकाने थे, पूरो को रेशमी जोड़े पहनने थे, पूरो के रूप चढ़ना था, पूरो को डोली में बैठना था। पूरो 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 निर्दोष थी। वह कैसे समझ लेती कि उसकी माँ का दिल पत्थर हो जाएगा, उसके पिता का दिल लोहे का बन जाएगा। वे अपनी बेटी को घर से निकाल देंगे, उनके घर की दीवारें उसे अंदर लेने से इनकार कर देंगी। मैं जब लौटकर घर नहीं पहुंची तो उस समय मेरे माता पिता का क्या हाल हुआ। मेरी बहन, पूरो को वह समय याद आ गया जब होनी उसके सिर पर टूट पड़ी थी। वे रोते कलपते रहे, पर उसी तरह जैसे मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरी बुआ के चले जाने पर रोए थे। पुलिस भी बहुत खोज खबर लगाकर हार गई, पर उन्हें भी कोई अता पता नहीं लग सका। उन्हें पता लग भी कैसे सकता था। पुलिस ने पूरे 500 रुपए खाया। रशीद अपनी हंसी ना रोक सका। तू तो जानती है कि इस समय हमारा पलड़ा भारी है, सारा गांव मुसलमानों का है, कोई हिंदू का बच्चा आंख उठाकर हमारी ओर देख नहीं सकता। यही गनीमत है कि उनकी जान माल सलामत है, उन्हें अपनी जान प्यारी है, वे कुछ बोल नहीं सकते। अगर वे हमारे घर की ओर उंगली भी उठाते तो हमारे आदमी उन्हें नहर भी पार करने न देते। रशीद ने कुछ हंसकर कहा। शायद उसके दिल में पुराने बदले की आग धधक उठी थी। क्या मेरे माता पिता श्याम चले गए? पूरो ने तड़प कर पूछा। नहीं, अभी नहीं, रशीद ने उत्तर दिया। मैं कहाँ रह रही हूँ? अपने गांव से कितनी दूर? पूरो ने पूछा।
तू अपने गांव के पिछली ओर मघोकिया के कुएं के पार मेरे अपने बाग में है, पर शायद तू अपने गांव जाने का सपना देख रही है। अभी नहीं, जरा बात ठंडी हो ले, 6 महीने बीत जाएं, वहां भी ले चलूंगा। रशीद मुस्कुराने लगा। पूरो चुप हो गई। रशीद ने चावल के पुलाव की एक तश्तरी भरकर पूरो के आगे रखी। रशीद जब बाहर जाता था तब शायद किसी के हाथ अपने गांव से पकवान मंगवा लेता था। पूरो को कुछ पता न था। उस दिन पूरो के मन में कुछ उधेड़-बुन लगी रही। उसे डर था कहीं उसका साहस जवाब न दे जाए, इसलिए पूरो ने चावल के 2-4 कौर अपने भीतर डाल लिए। पानी भी घूंट घूंट करके एक कटोरा पी लिया। उस रात पूरो ने सारा साहस इकट्ठा करके अपने मन को पक्का किया। रशीद के सिरहाने दरवाजे की चाबी रखी हुई थी। पूरो ने चुपके से उसे उठा लिया, दरवाजा खोला। उसका दिल धक धक कर रहा था कि रशीद अब जागा तब जागा, पर रशीद की आंख न खुली। बाहर रात के सन्नाटे को देखकर पूरो कांप उठी। एक बार उसका जी किया कि वह लौटकर रशीद के पास चली जाए। न जाने रात के अंधेरे में वह छत्तोआनी का रास्ता पा सकेगी या नहीं। कहीं रात के अंधेरे में रशीद से भी गए बीते किसी आदमी के हाथ पड़ जाए तो जाने उसकी क्या दशा हो। पर पूरो को अपनी माँ का चेहरा याद आ गया। पूरो को अपने पिता का चेहरा याद आ गया। भाई बहन याद आ गए। पूरो ने एक पगडंडी पकड़ ली। शायद यही मघोकिया के कुएं का रास्ता हो। डरती कांपती वह चलती रही। रात का गहरा अंधेरा फट चला था। मघोकिया के कुएं का रास्ता ठीक निकला। पूरो ने झुटपुटे अंधेरे में ही छत्तोआनी गांव का पिछवाड़ा पहचान लिया। अब पूरो न इधर में थी न उधर में। उसने अपनी बची हुई ताकत को अपने पैरों में डाला और दौड़ने लगी। पूरो ने छत्तोआनी गांव को पहचाना, अपने घर की ओर मुड़ती हुई गली को पहचाना, अंधेरे में अपने घर की दीवारों को पहचाना। दरवाजा खटखटाया और जैसे ही किसी ने भीतर से दरवाजा खोला, पूरो द्योड़ी में फर्श पर गिर पड़ी। वह अपनी शक्ति का अंतिम अंश भी खर्च कर चुकी थी। अब वह दौड़ दौड़ कर हांफ हांफ कर धाई को छू चुकी थी। अब पूरो की पूरी शक्ति निशेष हो चुकी थी। पूरो की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसने देखा उसकी माँ, उसका पिता हाथ में दिया लेकर उसके पास खड़े हुए थे। वह एक घायल पक्षी की तरह द्योड़ी के कच्चे फर्श पर पड़ी सिसकने लगी। उसने देखा माँ की आंखों से पानी की धाराएं बह रही हैं। माँ ने पूरो को उठाकर अपनी बाहों में ले लिया। पूरो ने माँ की छाती से अपने सिर को ऐसे लगा लिया जैसे उसके टूटे हुए संबंध फिर से जुड़ जाएंगे। पूरो की माँ की चीखें निकल गईं। लोग इकट्ठे हो जाएंगे। पूरो के पिता ने अपनी स्त्री का कंधा हिलाकर कहा। पूरो की माँ ने अपने पल्लू के कोने को इकट्ठा करके मुंह में ठूंस लिया। बेटी, तेरी किस्मत, अब हमारे बस का कुछ नहीं। पूरो को अपने पिता का स्वर सुनाई दिया। वह अपनी माँ से चिपटी रही। अभी शेखों के यहाँ के लोग आ जाएंगे और हमारे बच्चे बच्चे को पेड़ डालेंगे। मुझे लेकर सियाम चले चलो। पूरो ने माँ की छाती से चेहरा हटाकर बड़े आग्रह से कहा। हम तुझे कहाँ रखेंगे? तुझे कौन ब्याह कर ले जाएगा? तेरा धर्म गया, जन्म गया। हम जो इस समय कुछ भी बोले तो हमारे लहू की एक बूंद भी नहीं बचेगी। मुझे अपने हाथ से ही मार डालो, पूरो ने तड़प कर कहा। बेटी, जन्मते ही मर गई होती। अब यहाँ से चली जा। शेख आते ही होंगे। तेरे पिता, तेरे भाई का कहीं पता भी नहीं मिलेगा। ये सबको मार डालेंगे। माँ ने न जाने कैसे अपने दिल पर पत्थर रखकर यह बात कही। पूरो को ध्यान आया रशीद ने कहा था, नेक वक्त, अब उस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। क्या रशीद ने सच ही कहा था? पूरो को एक बार मंगेतर रामचंद्र का ध्यान आया। क्या सगाई और क्या ब्याह, क्या पूरो उसकी कुछ न लगती थी? उसने पूरो की बात भी न पूछी। फिर पूरो का जीने का मन न किया। उसने सोचा और सब रास्ते तो बंद हैं, शायद मौत का रास्ता खुला हो। वह उठकर बाहर की ओर चल दी। न माँ ने रोका न पिता ने। पूरो चलती गई। आते समय पूरो जिंदगी से भेंट करने आ रही थी। उसके हृदय में लालसा थी जीने की, माता पिता से मिलने की। बहुत डरती कांपती आई थी। लौटते समय वह मौत से भेंट करने चली थी। अब उसके मन में कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। मौत से बढ़कर कोई उसका क्या कर सकता था। पूरो निशंक मधोकिया के कुएं की ओर जा रही थी। सुबह सब पगडंडियों पर बिखरी हुई थी। सामने से रशीद डग भरता चला आ रहा था। पूरो के पांव वहीं जम गए। मौत ने भी पूरो पर अपना दरवाजा बंद कर लिया था। पूरो को लगा कि इन 15 दिनों ने उसके शरीर पर से सारा मांस उतार लिया है। अब वह निरा पिंजर है
उसकी ना कोई आकृति है, ना सूरत, ना कोई मन, ना कोई मर्जी। रशीद ने आकर पूरो की बाह पकड़ ली। वह उसके साथ चल दी। तीसरे दिन एक मौलवी आया, 2-3 आदमी और आए। उन्होंने रशीद के साथ पूरो का निकाह पढ़वा दिया। फिर अपने आप ही रशीद ने पूरो को बताया कि उसके माता पिता सही सलामत सियाम चले गए। छत्तोआनी का नाम लेते हुए भी पूरो को चक्कर आने लगता। रशीद इस बात को समझता था। पूरो को छत्तोआनी ले जाना भी खतरे से खाली नहीं था। शायद रशीद सोचता था कि कहीं वहां के या आसपास के गांव के हिंदू भड़क न जाएं। यद्यपि अब पूरा महीना होने वाला था और किसी का साहस न पड़ा था कि एक शब्द भी बोल सके। और फिर दूसरे की आग में कौन पड़ता है? यह तो पीढ़ियों के बैर थे। किसी ने अपने मन में दबा लिए, किसी ने निकाल लिए। रशीद की माँ या कोई बहन उस समय जीवित न थी। भाई थे, चाचा थे। रशीद ने पूरो से कहा कि वह उसे वहां से कोसों दूर अपने एक गांव सक्कड़ आली ले जाएगा, जहां दादा पोतों के रिश्ते के एक भाई रहीम की जमीन थी। शायद उसकी कुछ जमीन को भी अपनी इधर की जमीन से बदल ले। अब पूरो होने के हर धक्के के लिए तैयार थी। जब सगे माता पिता ने ही धक्का दे दिया तो अब गांव में ही क्या पड़ा था? यहाँ न सही वहां सही। रशीद स्वयं ही घर के बड़े की भांति 2-3 ट्रंक लाया, फिर कुछ और सामान लाया और फिर पूरो को साथ लेकर सक्कड़ आनी चल दिया। रास्ते में जैसे कोई आंखें मीच कर चलता हो, ठीक उसी तरह रशीद के साथ साथ चलकर पूरो नए गांव में आ गई। नए गांव में आते ही उन्हें एक अलग मकान मिल गया। शायद रशीद ने पहले ही रहीम से कह सुनकर यह व्यवस्था कर ली थी। रहीम का घर उनके घर से काफी दूर था। फिर भी रहीम के घर की स्त्रियां उससे मिलने आई। यह पहली बार था जब पूरो को रशीद के संबंधियों की स्त्रियों से मिलने का अवसर पड़ा। पूरो एक खोई हुई बछिया की तरह उनके पास बैठी रही। उन्होंने पूरो से बहुत पूछताछ न की, छोटी मोटी घर की आवश्यकताओं के संबंध में ही पूछती रही। रशीद पूरो को पूरो ही कहकर बुलाता। निकाह के समय पूरो का नाम हमीदा रखा गया था। वह अभी तक उसकी जबान पर नहीं चढ़ा था। एक दिन अचानक ही रशीद एक आदमी को घर ले आया। वह बाहों पर स्त्री पुरुषों के नाम गोदता था। उस दिन फिर पूरो का दिल टीस उठा, पर जैसे ही रशीद ने कहा, उसने बाह आगे कर दी और उसकी बाईं बाह पर हमीदा गहरे हरे रंग के अक्षरों में गोदा गया। रशीद भी उस दिन से उसे हमीदा पुकारने लगा। शायद यह सलाह रहीम के घर वालों ने दी थी। पूरो अब हमीदा बन गई। किंतु अभी तक जब रात को वह सो जाती थी, उसके सपनों में उसकी सहेलियां मिलती थीं। सपनों में वह अपने माता पिता के घर खेलती कूदती, सब उसे पूरो ही पुकारते थे। दिन की रोशनी में पूरो हमीदा बन जाती थी। रात के अंधकार में वह पूरो रहती, किंतु पूरो सोचती थी कि वह वास्तव में न हमीदा थी न पूरो। वह केवल एक पिंजर थी, केवल पिंजर, जिसका कोई रूप न था, कोई नाम न था। 5-6 महीने बीते होंगे कि पूरो के पिंजर में एक नन्ही सी जान पनपने लगी। इस उपन्यास का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमें सुनते रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।